सेकंड ग्रेड को इंडियन ज्योग्राफी अलग से पढ़नी है और उनको अलग से मॉनसून सिस्टम पढ़ना है बहुत डिटेल से। मुझे लगा इतने छोटे से एमएससी कब से हो गई हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, चलो इधर एक बार देखो, इधर है ना। मैं पूरा थोड़ा यहाँ समझाता हूँ, फिर फर्स्ट ग्रेड में पूरा मॉनसून सिस्टम की उत्पत्ति अपने आप में 8 से 10 घंटे की क्लास रहेगी, है ना। जितना ही आवश्यक है राजस्थान की ज्योग्राफी में उतनी यहाँ बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, थोड़ा बहुत तो आप जानते हो कि इधर कौन सा सागर है, अरब सागर, ठीक है। इधर हमारे पास बॉटम टू कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और बॉटम टू चलते तो कौन सा ओशन आ जाता है, हिंद महासागर। 3 प्रश्न जो खराब से हैं वो क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से, राजस्थान में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून से होती है, ये प्रश्न क्लियर होगा हमारे इस डायग्राम से, ठीक है। राजस्थान में 15 जून से मानसून किस रूप में आता है वो क्लियर होगा, और मानसून का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो क्या है वो क्लियर होगा। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, राइट, ओके। अब हमारे पास जो टोपोग्राफी, उसमें यहां से यहां तक एक पहाड़ियां हैं जिनका नाम कौन सी है, अरावली, ठीक है। यहां पर एक वेस्टर्न घाट है पूरा। क्या एल्टीट्यूड, ऊंचाई किसी भी राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल आएंगे सब। इधर चित्तौड़गढ़ से लगाकर सासाराम के बीच की पहाड़ियां हैं जिसे हम कहेंगे विंध्याचल, ठीक है। ये टोपोग्राफी जो है राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करेगी उसको समझना। लेकिन ये समझने से पहले 3 कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करते हैं, उसको समझना कि जैसे जैसे हम हाइट पर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू आप हाइट चल रहे हैं ऐसे, तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है। इस गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का पुंज है, इस पुंज को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब इस पृथ्वी के ऊपर क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं सर? पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप भी हो सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर महासागर भी हो सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848, ठीक है। ये हमारे पास किसी भी स्थान की एक लोकल कंडीशन है। ये ओशन बाउंड्री है, या अरब सागर मान लो, हिंद महासागर मान लो, या बंगाल की खाड़ी मान लो, और उससे लगता हो कोई स्थल भाग। हमारी पृथ्वी के जो चारों ओर एक गैसीय आवरण है, जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल की ऊंचाई 10,000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर। उनमें से जो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हमारे पास वायुमंडल होता है, इसकी ऊंचाई है लगभग 2000 किलोमीटर। और जितने भी मौसम परिवर्तन होते हैं, जो बादल वगैरह दिखाई देते हैं ना आपको, ये बादल सब मात्र 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इससे ऊपर किसी प्रकार का कोई मौसम परिवर्तन नहीं है। तो अधिकतम हमारे पास जो क्लिनिकल एटमॉस्फेयर होता है, जहां समस्त मौसम परिवर्तन होता है, ये किस हाइट तक होता है, 9 किलोमीटर। ठीक उससे ऊपर आपके पास एक स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है, समताप मंडल, जहां वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक उसके नीचे हमारे पास इस भाग को हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपो शब्द एक ग्रीक टर्म है जिसका अर्थ होता है मौसम परिवर्तन या विक्षोभ। विक्षोभ मतलब होता है विशेष मौसम परिवर्तन। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं शोभ मंडल। शोभ शब्द का मतलब होता है मौसम का परिवर्तन होना, राइट। सब कुछ यहां होता है, इससे ऊपर नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी स्थान पर एक निश्चित ऊंचाई से कोई भी एब्सोल्यूट हाइट है, इस हाइट से एब्सोल्यूट इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा होगा, राइट। क्या ये प्रेशर यहां भी पड़ रहा होगा, ये प्रेशर यहां पर भी होगा, और ये प्रेशर सपोज यहां पर भी है, राइट। एब्सोल्यूट इस वायु के द्वारा जो दबाव डाला जाएगा, इस दबाव को हम कहते हैं वायु दाब। किसी भी निश्चित स्थान पर वायु के द्वारा जितना भार डाला जाता है, उस भार को हम क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। इस वायु दाब को जिस यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे कहा जाता है मिलीबार। क्या कहा जाता है, मिलीबार। आपने 2 टर्म सुने होंगे, एक शब्द होता है हाई प्रेशर और एक शब्द होता है लो प्रेशर, उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब, राइट। मैं आपसे ऐसे लिख दूं कि बताइए इनमें से कौन सा एक वायु दाब उच्च वायु दाब है। ऑप्शन ए 1020 मिलीबार, ऑप्शन बी
1018 मिलीबार, ऑप्शन सी 1014 मिलीबार, ऑप्शन डी 1000 मिलीबार। कौन सा वायुदाब उच्च वायुदाब है? एक 1020। ओके, कितने लोग 1020? हाथ खड़ा करो। हाँ, अरे बिना डरे, क्या हो गया? दो। ज्योग्राफी कितना? 1020। ओके, 1018 कोई नहीं? 1000 मिलीबार वाले हाथ खड़ा करो। बाकी मम्मी ने मना कर रखा है घर पे। चलो अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये एक निश्चित एरिया पर डाल रहे हैं, तो किसी भी वायु के द्वारा निश्चित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना भार डाला जाता है, ये महासागर पर एवरेज भार रहता है 1013.27 मिलीबार। कितना प्रेशर होता है? 1013.27 मिलीबार। कहीं कहीं पर ये 1013.25 मिलीबार भी मिल जाएगा आपको, राइट। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा फिगर है? 1013 मिलेगा। अगर किसी स्थान पर 1013 मिलीबार से अधिक वायुदाब है, वो चाहे 1014 मिलीबार हो, चाहे 1015 मिलीबार हो, चाहे 1020 मिलीबार हो, चाहे 1050 मिलीबार हो, उसे हम हाई प्रेशर कहेंगे। अगर इस स्टैंडर्ड एयर प्रेशर की तुलना में कहीं पर अधिक वायुदाब है, उसे आप क्या कहोगे? उच्च वायुदाब कहोगे। तो उच्च वायुदाब कौन कौन से हुए? 1014, 1018, 1020। ये क्या कहलाता है? हाई प्रेशर। अब सर महासागर से ही क्यों? तो महाद्वीपों पर क्या है कि जैसे जैसे महाद्वीप की कहीं हाइट बढ़ी हुई है, कहीं कम है, तो अब्सोल्यूट एक हाइट से तो प्रेशर नहीं आता है। जैसे सपोज माउंट एवरेस्ट पर हाई प्रेशर की बात करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 8848 मीटर है, राइट। अब सोचो कितना कम है, मात्र यहां से तो 152 मीटर ही तो है जहां से प्रेशर पड़ रहा है, जबकि यहां कितने से? 9000 मीटर से प्रेशर आ रहा है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम अकॉर्डिंग टू हाइट चलते हैं, तो वायुदाब में क्या आती है? कमी आती। वायुदाब क्या होता है? कम होता है। इसीलिए जितने भी माउंटेन पर पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं, तो वो साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों? क्योंकि प्रेशर जितना बाहर से कम होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगी ही नहीं। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो फिर आपकी डेथ हो सकती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो उनके नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है, नाक से रक्त। वो इसलिए आता है कि एब्सोल्यूट जितना प्रेशर बाहर से मेरी बॉडी पर है, ठीक मेरे बॉडी का प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। जब कभी बॉडी का प्रेशर बढ़ जाता है, फिर आप बोलते हैं इसको बीपी की प्रॉब्लम है, इसकी बीपी हाई हो गई है। वो बीपी हाई इसलिए कि एटमॉस्फेयर की तुलना में आपकी बॉडी का प्रेशर क्या है? ज्यादा, तो वो लिक्विड फिर रक्त है वो बाहर आएगा। किसी का बॉडी की तुलना में प्रेशर कम होगा तो भी आपका पंप काम करना कम कर देगा। ये एब्सोल्यूट संतुलन होता है, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस समुद्र सतह से ही स्टैंडर्ड एयर प्रेशर लिया जाता है। और स्टैंडर्ड एयर प्रेशर कितना है? 1013.27 मिलीबार। अगर इससे अधिक वायुदाब है, हम कहेंगे उच्च वायुदाब, और इससे कम वायुदाब है, हम कहेंगे निम्न वायुदाब। 1000 मिलीबार लो प्रेशर, 996 मिलीबार लो प्रेशर, राइट। अब बात यह है कि सर ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनेगा कैसे? भाई ये इससे कम है तो मैं इसे क्या कहूंगा? लो प्रेशर, जैसे 1000 मिलीबार। जबकि ये तीनों क्या है? तीनों सर हाई प्रेशर है, उच्च वायुदाब है। अब ये बनेगा क्यों? तो कहीं पर भी इस पृथ्वी के ऊपर जहां कहीं पर भी सूर्य की जितनी ज्यादा सीधी किरणें होगी, वायु गर्म होगी या ठंडी होगी? गर्म। जब वायु गर्म होगी तो गर्म होकर वो क्या करेगी? ऊपर उठेगी। जितनी ज्यादा वायु गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठती है, तो प्रेशर क्या होगा? डाउन, क्योंकि ये प्रेशर ऊपर से नीचे आ रहा है। और सपोज करो कि यहां से अगर वायु गर्म और गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है? कम। ठीक है, अब आपके पास इंपॉर्टेंट एक डेट है हमारे पास, कर्क रेखा। कितने जून को? 21 जून। क्या भारत में सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें हैं? जितनी ज्यादा सीधी किरणें होगी, वायु उतनी ज्यादा गर्म होगी या ठंडी होगी? गर्म। जितनी ज्यादा वायु गर्म होगी, गर्म होकर क्या करेगी?
ऊपर उठेगी। अब बताओ, यहां पर भी सीधी किरणें, यहां पर भी सीधी किरणें, और इस स्थल भाग पर प्रायद्वीपीय भारत में भी सीधी किरणें। ज्यादा वायु कहां से गर्म होगी, जल से या स्थल से? तेजी से गर्म कौन होता है? राइट। घर पर पानी गर्म करते हो ना, तो पहले पानी, बर्तन गर्म होता है या पहले पानी गर्म होता है? अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉडी को भी और 1 डिग्री सेल्सियस लैंड को भी गर्म करना है, तो वाटर बॉडी को गर्म करने के लिए मुझे 6 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी? 6 कैलोरी। जबकि स्थल को गर्म करने के लिए मात्र 1 कैलोरी। तो अगर 1 मिनट में लैंड गर्म हो रहा है, स्थल भाग गर्म हो रहा है, तो जल को गर्म होने में कितने मिनट लगेंगे? 6 मिनट। बात समझ में आ गई? अब बताओ, इस कंडीशन में अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तुलना में भारत ज्यादा गर्म होगा या बंगाल की खाड़ी अरब सागर ज्यादा गर्म होंगे? भारत। भारत में भी अधिकतम गर्म कौन होगा? जहां बहुत ज्यादा रेत मरुस्थल होगा वो गर्म होगा, या जहां वन होगा वहां? मरुस्थल। ऐसे ही मरुस्थल में एक स्थान है हमारे पास पाकिस्तान में, मुल्तान। इस मुल्तान का लो प्रेशर आता है 996 मिलीबार। कितना वायुदाब है? 996 मिलीबार। अब बताओ, 996 मिलीबार उच्च वायुदाब है या निम्न वायुदाब है? ठीक। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में केरल के तट पर वायुदाब होता है 1010 मिलीबार। अब बताओ, 1010 मिलीबार हाई प्रेशर है या लो प्रेशर? तो यहां पर भी निम्न वायुदाब है, यहां पर भी निम्न वायुदाब है। जबकि हिंद महासागर में सूर्य की किरणें सीधी या तिरछी हैं? तिरछी। जितनी ज्यादा तिरछी किरणें होगी, तापमान कम होगा या अधिक होगा? कम होगा। तापमान कम होगा तो क्या रहेगा? हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब। राइट। अभी तक 3 बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। महासागरीय सतह का औसत मानक वायुदाब होता है 1013.25 मिलीबार। इससे अधिक वायुदाब को हम उच्च वायुदाब कहेंगे, इससे कम वायुदाब को हम निम्न वायुदाब कहेंगे। राइट। जल की तुलना में स्थल भाग तेजी से गर्म होते हैं, और जो जितना कम वनस्पति वो उतना ही तेजी से गर्म होकर निम्न वायुदाब विकसित कर लेता है। पूरे भारत का, भारतीय उप महाद्वीप का निम्न वायुदाब विकसित होता है मुल्तान में 996 मिलीबार। राइट। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आते हैं काम पर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। क्या सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर रहती हैं? याद करो अच्छे से। नहीं, देखो अभी याद करते हैं, अभी आप हाँ करोगे। क्या 21 मार्च को सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर हैं? क्या 23 सितंबर को सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर हैं? जितनी ज्यादा सीधी किरणें होगी, वायु गर्म होगी या ठंडी होगी? गर्म। जितनी ज्यादा वायु गर्म होगी, गर्म होकर क्या करेगी? ऊपर उठेगी। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर में और भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिण में लगातार वायु गर्म होती है, और गर्म होकर क्या करती है? ऊपर उठती है। जितनी ज्यादा वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी से बता दो। कम होगा। कम वायुदाब होगा तो मैं इसे लो प्रेशर कहूं या हाई प्रेशर कहूं? लो प्रेशर। मानक वायुदाब की तुलना में यहां का वायुदाब क्या रहता है? कम। इसलिए भूमध्य रेखा पर विकसित हो जाता है निम्न वायुदाब। तो इसे हम बोलेंगे लो प्रेशर बेल्ट, निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक। अब जो ये वायु गर्म होकर ऊपर उठी, क्या ये वायु लगातार ऊपर ही जाती रहेगी या कहीं जाकर रुकेगी? कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। राइट। तो जो भूमध्य रेखा से वायु गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर उठी, ये वायु एक निश्चित ऊंचाई तक आगे ऊपर उठेगी। किस ऊंचाई तक सर? तो समस्त मौसम परिवर्तन कितने किलोमीटर तक? 9 किलोमीटर तक। तो ये वायु गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर उठी, और लगातार इस प्रकार से भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर क्या विकसित होता जा रहा है? लो प्रेशर। वायु का गर्म होकर ऊपर उठना क्या कहलाता है? तो कन्वेंशन चल रहा है, संवहन क्रिया चल रही है। राइट। कभी भी आपने देखा होगा, कहीं पर भी जो धुआं ऊपर उठता है, तो ये धुआं जितना ज्यादा गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर उठा, उसके बाद एक निश्चित ऊंचाई के बाद ये फैलने लगता है ऐसे। राइट। ये एयर मास भी ऐसे ही करता है, यहां से ऊपर उठा, ऊपर उठकर दोनों तरफ ऐसा फैलता है।
क्या इस दौरान पृथ्वी तेजी से अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? हाँ या ना? यस, देशांतर पढ़े थे अपनों ने। पृथ्वी तेजी से 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। किसी भी वस्तु को जब तेजी से अपने अक्ष पर घुमाओगे तो हमेशा दो बल उत्पन्न होते हैं। एक बल का नाम है अपकेंद्रीय बल और दूसरे बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का काम है वस्तु को केंद्र में लेकर आना, है ना, और अपकेंद्रीय बल का काम है वस्तु को केंद्र से बाहर धक्का देना। इस इक्वेटर से भूमध्य रेखा से जितना मैं ध्रुवों की ओर जाऊंगा अभिकेंद्रीय बल बढ़ता है। ये वाला अभिकेंद्रीय बल ऐसे बढ़ेगा, इधर वाला अभिकेंद्रीय बल ऐसे बढ़ेगा, राइट। अभिकेंद्रीय बल का काम क्या है? वस्तु को केंद्र में लेकर आना। तो जो वायु गर्म होकर ऊपर उठ चुकी है, इस वायु को अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या करना पड़ता है? डाउन, दोनों गोल अक्षांशों पर जहां अभिकेंद्रीय बल प्रभावी हुआ वहां पर ये वायु तेजी से क्या करेगी? नीचे आएगी। ये वायु जहां कहीं पर भी नीचे आती है वो लेटीट्यूड होता है 30 डिग्री दक्षिण और वो लेटीट्यूड होता है 30 डिग्री उत्तर। यहां पर वायु ऊपर से क्या कर रही है? अभिकेंद्रीय बल के कारण नीचे आ रही है। अब जहां वायु नीचे आएगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? वायु ऊपर से नीचे आ रही है तो प्रेशर बढ़ेगा ना, दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो यहां का प्रेशर क्या हो जाता है? हाई। ये प्रेशर कहलाता है हाई प्रेशर, ये प्रेशर कहलाता है हाई प्रेशर। जबकि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिण में प्रेशर हो जाता है लो प्रेशर। तो वायु जो गर्म होकर ऊपर उठ रही है, ये वायु इस प्रकार से दोनों तरफ फैली और दोनों तरफ फैलकर कितने डिग्री अक्षांश पर? तो एब्सोल्यूट ये 30 डिग्री उत्तर में और एब्सोल्यूट 30 डिग्री दक्षिण में नीचे उतरती। जहां वायु नीचे उतरेगी वहां प्रेशर हाई बनाओगे या लो? हाई। तो वहां पर प्रेशर बन जाता है हाई। कितने कितने डिग्री पर? 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, दोनों गोलार्ध में, राइट। ओके। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है ना। विंड हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बिटवीन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पहला रूल्स, राइट। तो क्या इस उच्च वायुदाब से इस लो प्रेशर की ओर पवन चलनी चाहिए? हाँ या ना? यस। क्या इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर पवन चलनी चाहिए? यस। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक विंड चलना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या है, पृथ्वी बिल्कुल चुपचाप खड़ी है या तेजी से घूर्णन कर रही है? राइट। और कोई वस्तु जब तेजी से घूर्णन करती तो एक और यूनिक बल प्रोडक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स, विक्षेपण बल। विक्षेपण बल बहुत सिंपल तरीके से बोलो क्या है। आप स्कूटी वगैरह चलाते होंगे, बाइक वाइक, तो जब हम बाइक लेकर स्कूटी लेकर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन किधर लगेगा? अपोजिट। अपने कपड़े पीछे की तरफ उड़ते जाते हैं कि नहीं जाते हैं? राइट। तो ठीक पृथ्वी भी तेजी से अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूर्णन। और इस घूर्णन को हम परिभ्रमण भी कहते हैं। तो इसे हम घूर्णन या इसे हम परिभ्रमण प्रभाव कहते हैं, रोटेशन इफेक्ट कहते हैं आप इसे। क्या इफेक्ट है? तो इसका पता लगाया था कोरियालिस ने। किसने लगाया था? कोरियालिस ने। इसलिए इसे कहा जाता है कोरियालिस इफेक्ट। कब की बात है सर? तो ये बात है 1841-43 की। 1841 से 43 के मध्य कोरियालिस द्वारा निर्धारित किया गया, इसलिए इसे कोरियालिस प्रभाव कहते हैं। सर क्या प्रभाव हैं? तो इसके आधार पर एक विद्वान हुए जिनका नाम है फेरल। इसे कहते हैं हम फेरल का नियम। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी तेजी से अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, इस कारण जो विक्षेपण बल उत्पन्न होता है, पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने डायरेक्शन से मुड़ जाएगी दाएं। मैं ऐसे चल रहा हूं तो अपने डायरेक्शन से किधर मुड़ूंगा? दाएं। और दक्षिण गोलार्ध में पवन मुड़ जाएगी अपने डायरेक्शन से बाएं। उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ना है? दाएं। दक्षिण गोलार्ध में किधर मुड़ना है? बाएं। शॉर्ट में याद रखोगे इसको हमेशा के लिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप याद रखोगे कि दो भाई है, एक का नाम है उद्दा, दूसरे का नाम है दब्बा। उससे क्या बोलोगे? उत्तरी गोलार्ध किधर मुड़ोगे? दाएं। 10 से दक्षिण गोलार्ध किधर मुड़ोगे? बाएं।
बात समझ में आ गई? अभी अपने काम की चीज क्या है? पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, किंतु उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ेगी? दाएं। दक्षिण गोलार्ध में किधर मुड़ेगी? बाएं। राइट, ओके, समझना। ये सेकंड ग्रेड में भी अलग से पढ़ना है विंड सिस्टम आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और 100% प्रश्न आता ही है, आएगा ही, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। अब देखो, पहला नियम बहुत सिंपल तरीके से समझना। हाई प्रेशर से पवन को किधर जाना है? लो प्रेशर की ओर, राइट। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में पवन को किधर मिलना पड़ेगा? फेरल के नियम अनुसार दाएं। जैसे ये पवन चलना शुरू करेगी, इसको फेरल के नियम अनुसार किधर मुड़ना पड़ेगा? दाएं। मैं मान लो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैं ऐसे आ रहा हूं, तो मुझे किधर मुड़ना पड़ेगा? राइट हैंड पर। तो मेरा टर्न किधर हो गया? राइट। तो मैं ना तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहा हूं, ना ही एब्सोल्यूट राइट मुड़ पा रहा हूं, तो दोनों के बीच में संतुलन बनाया और मैं इस प्रकार से डिफ्लेक्शन हो गया। तो अब मेरा डायरेक्शन क्या हो गया? एब्सोल्यूट ऐसे तिरछा डायरेक्शन हो गया, हाँ या ना? यस। अब अपोजिट बताओ, ये कौन सा हेमिस्फीयर है? दक्षिण। दक्षिण में किधर मुड़ना पड़ेगा? दाएं या बाएं? ओके, पहला रूल्स, पवन हमेशा किधर से किधर चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। लेकिन पवन को डिफ्लेक्शन के कारण किधर मुड़ना पड़ेगा? बाएं। जैसे ही बाएं मुड़ेगी, इसका डायरेक्शन चेंज। अब एब्सोल्यूट ये पवन ऐसे आ रही है, ये कौन सा हैंड हुआ? लेफ्ट हैंड हुआ ना, तो बाएं से। ओके, क्या ये वास्तव में एब्सोल्यूट उत्तर से आ पा रही है क्या? नहीं। क्या ये एब्सोल्यूट दक्षिण से आ पा रही है क्या? नहीं। तो मैं इसके ठीक बीच में खड़ा हो जाता हूं और बीच में खड़े रहकर डायरेक्शन पता करते हैं। टॉप हमेशा कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ। राइट हमेशा ईस्ट। ओके, बॉटम टू बात करते हैं। बीच में खड़े हो गए, बॉटम कौन सा डायरेक्शन होगा? साउथ। राइट हमेशा ईस्ट। आनी किधर से चाहिए थी? दक्षिण से, लेकिन कहां से आ रही है? दक्षिण पूर्व से। आनी कहां से थी? नॉर्थ से, लेकिन कहां से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट से। अगर आप राजस्थान से बाहर जाओगे तो आपको क्या कहेंगे? राजस्थान नहीं, भारत से बाहर जाओगे तो क्या कहेंगे? भारतीय। अगर आप जोधपुर बाड़मेर से आते हो तो आपको क्या कहते हैं? मारवाड़ी। कहते कि नहीं कहते? हम कहां से आ रहे हैं? अब बताओ, ये उत्तर वाली पवन एब्सोल्यूट कहां से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट से। ये दक्षिण वाली पवन एब्सोल्यूट कहां से आ रही है? साउथ ईस्ट से। तो इस पवन का डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। इस पवन का डायरेक्शन क्या हो गया? साउथ ईस्ट। जो पवनें 30 डिग्री से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, जर्मन भाषा में उसे कहा जाता है ट्रेड, TRADE। कुछ विद्वान इस ट्रेड शब्द को अंग्रेजी शब्द मानते हैं और इसे लिख देते हैं व्यापारिक। वास्तव में ट्रेड एक जर्मन शब्द है जिसका अंग्रेजी शब्द होता है ट्रेक, निश्चित मार्ग में चलने वाली पवन। इसलिए इसको कहा जाता है सन्मार्गी पवन। राइट। तो 30 डिग्री से भूमध्य रेखा की ओर चल रही है, 30 डिग्री से भूमध्य रेखा की ओर चल रही है। पवन का नाम क्या है? ट्रेड। उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिण में या दोनों में? दोनों में। तो मैं क्या लिख सकता हूं? टी। क्या लिख सकता हूं? टी। तो ऊपर कौन सा हो गया? नेट। नीचे बड़ा एग्जाम नेट, स्टेट लेवल का एग्जाम, तो नेट बटा सेट। बीच में किसको बिठाओगे? भूमध्य रेखा। नेट की फुल फॉर्म? नो, नेट नेशनल नहीं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। सेट की फुल फॉर्म? साउथ ईस्ट ट्रेड। अब इतनी बात क्यों कर रहे हैं अपन, उस पर आते हैं। सूर्य उदय हुआ, इधर 5 मिनट समझ लो। सूर्य उदय हुआ 12 बजे, सूर्य सिर के ऊपर। जितना ज्यादा सूर्य सिर के ऊपर वायु गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर उठी और ऊपर उठकर 2 बजे तक दोनों तरफ वायु फैली। 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण। 30 डिग्री उत्तर से आने वाली पवन नेट, 30 डिग्री दक्षिण से आने वाली पवन सेट, और दोनों पवनें आकर भूमध्य रेखा पर टकराई। जैसे ही भूमध्य रेखा पर टकराती हैं, वर्ष भर वर्षा होती। नेट और सेट जैसे ही आकर टकराएगी, इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण
वर्ष भर वर्षा होती है। इस इलाकों को कहते हैं हम ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहां पर वर्ष भर वर्षा होती। आपने नाम सुना होगा एक देश का, ब्राजील, सुना है ना? जैसे भारत है, अब मान लो ये भारत में कितना डिग्री भारत का अक्षांश विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट। उससे नीचे आते हैं अपन 5 डिग्री, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। क्या यहां वर्ष भर पवनें टकरा रही है? यस, इसे हम कहेंगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट। ओके, यहां पर विश्व में एक ऐसा स्थान बताता हूं मैं थोड़ा सा, एक दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य। इधर से आने वाली पवन कौन सी है? नेट। इधर से आने वाली पवन कौन सी है? सेट। और दोनों टकराती है और यहां पर एक नदी बहती जिसका नाम है अमेजन। इस अमेजन में एक क्षेत्र बनता है ITCZ। कौन सी नदी का क्षेत्र है? अमेजन। इसे हम बोलते हैं अमेजन बेसिन। अब मुझे बताओ, किसी भी स्थान पर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होना चाहिए? सूर्यताप। अधिकतम सूर्य की सीधी किरणें या तिरछी किरणें? सूर्यताप के साथ क्या चाहिए? बारिश, H2O। इसके अलावा क्या चाहिए? वायुमंडल की CO2। तीनों जितनी ज्यादा होगी प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा या कम? C6H12O6 और ऑक्सीजन का उत्पादन। अब बताओ, यहां के वन बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे या बहुत छोटे छोटे होंगे? यस, एक पेड़ ज्यादा ऊंचा, दूसरे को भी अपना जीवन जीना है, वो भी तेजी से क्या करेगा? ऊंचा। विश्व में 33% बायोडाइवर्सिटी कहां मिलती है? अमेजन, ठीक है। विश्व का टोटल 20% ऑक्सीजन प्रोडक्शन कहां होता है? अमेजन में। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें, वर्ष भर वर्षा हो रही है और इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि पेड़ इतने ज्यादा, तो एक पेड़ दूसरे पेड़ से जब कंपटीशन करेगा तो विविधता उत्पन्न होगी। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता यहां मिलती। और पेड़ों की ऊंचाई और पेड़ों का घनत्व इतना ज्यादा है कि सूर्य की किरणें नीचे आ ही नहीं पाती है। जब सूर्य की किरणें नीचे नहीं आएगी तो यहां पर भूमि कैसी होगी? ये दलदली भूमि। और ऐसी दलदली भूमि में नदी बहती अमेजन, और वहां आपका विश्व का सबसे लंबा सांप ग्रीन एनाकोंडा मिलता है, दोस्त आपका फेवरेट, यहां मिलता है, राइट। अब बताओ, जहां पर ये कंडीशन होगी क्या वहां वर्ष भर वर्षा होगी क्या? ओके, इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये सूर्य के साथ उत्तर में खिसकेगी तो क्या बारिश भी उत्तर में खिसकती जाएगी? यस, जैसे ही उत्तर में खिसकेगा ITCZ भारत में आएगा, और जैसे ही भारत में अंदर प्रवेश करेगा, भारत में क्या प्रारंभ हो जाएगी? बारिश। क्या प्रारंभ हो जाएगी? बारिश। कैसे प्रारंभ होगी? देखो, कब की बात कर रहे हैं आप? मार्च। सूर्य की किरणें अप्रैल, मई और जून। अब सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें कहां हैं? कर्क रेखा पर। जैसे ही सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर हैं, ITCZ कितना डिग्री उत्तर में खिसक सकती है? 5। अभी कितना डिग्री पर है? 5। तो 5 डिग्री और उत्तर में किसका हो? कौन सा तट आ गया? केरल का तट। ये 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर। लेकिन क्या दोनों तरफ स्थल भाग के बीच में, दोनों तरफ महासागर बीच में स्थल है? स्थल तेजी से गर्म होगा या धीमी दर से? जैसे ही तेजी से गर्म होगा, भारत में ITCZ कितने डिग्री तक आ जाती है? 20। अब बताओ, लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर? लो। सारी पवनें भारत के अंदर घुसेगी, और ये पवनें कहां से आएगी? हिंद महासागर से। तो हिंद महासागर से जैसे ही भारत में मानसून का प्रवेश होगा, हम कहेंगे भारत में क्या प्रारंभ होगी? वर्षा ऋतु प्रारंभ। क्या प्रारंभ हो जाती है? वर्षा ऋतु प्रारंभ। तो इस कारण भारत में जून माह में आकर क्या प्रारंभ होगी? बारिश, राइट। ओके, अब ये पवनें कहां से आ रही है? अरब सागर से। आप इसे कहोगे अरब सागरी मानसून। ये पवनें कहां से आ रही है? बंगाल की खाड़ी से। आप कहोगे बंगाल की खाड़ी का मानसून। क्या दोनों ही पवनें राजस्थान में आकर बारिश करती है? वो अपने को समझना है ना, तो उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो लिख लें।
ये मैं बना रहा हूं अभी, जो जो काम का है बना रहा हूं। आप लोग मुझे बताओ 1 मिनट के लिए, केवल फर्स्ट ग्रेड वाले लोग बताना मुझे, ये सेकंड ग्रेड में मुझे पढ़ाना है, डिटेल से खूब पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड वाले लोग क्या सेकंड ग्रेड की क्लास अटेंड करोगे या नहीं, ये बताओ। अगर नहीं करोगे तो मुझे यहीं समझा, यहीं लिखाना है, और करोगे तो फिर अपन वहां समझ लेंगे। जल्दी से बोलो, नहीं करोगे? नहीं, चलो लिखो आप, ओके। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट। इसको खींचना है, ठीक है। ये नंबर 1 डालना डायग्राम है ना, नंबर 1 ये डाल दो, दूसरा हम बना रहे हैं। खींच लो एक बार ये। यहां जितना आपके काम का उतना उतना पढ़ाऊंगा मैं, है ना, जो जो काम का है फर्स्ट ग्रेड में। सेकेंड ग्रेड में तो अलग से पढ़ना अपने को डिटेल से है। हाँ। अभी जो फर्स्ट ग्रेड में काम काम का वो मैं लिखा दूंगा, है ना, ठीक है। जो लोग क्लास अटेंड नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, वर्षा ऋतु लिखा आपने, ओके लिखो आप। जो अपने प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, कंफर्म है ना, ओके। सभी को लिखना है। सेकेंड ग्रेड को तो 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, सेकेंड ग्रेड इस टॉपिक को कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। तीनों का लेवल अलग अलग होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है पहुने, नेट सेट ये वेस्टरलाइज पोलर। फिर सेकेंड ग्रेड में पढ़ना है मानसून की उत्पत्ति, और फर्स्ट ग्रेड को केवल राजस्थान में पढ़ना है मानसून की उत्पत्ति, है ना। तो अपन जो काम काम की चीजें लिखते जाएंगे। वर्षा ऋतु फर्स्ट लिखो, मानसून की उत्पत्ति, ऐसा लिखो, मानसून ओरिजन। वर्षा ऋतु लिखा है सभी लोग, और लिखो मानसून की उत्पत्ति। मानसून की उत्पत्ति। मैं पॉइंट बना बना कर लिखाता जा रहा हूं, है ना, जो पॉइंट है वो। जैसे सबसे पहले मैं एयर प्रेशर क्या होता है वो लिखाऊंगा, फिर स्टैंडर्ड एयर प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर क्या है, कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं, है ना। जो जो काम का लिखना है लिखो। फर्स्ट लिखो मानक वायुदाब, स्टैंडर्ड एयर प्रेशर। मानक वायुदाब, स्टैंडर्ड एयर प्रेशर, मानक वायुदाब लिखो। समुद्र जल स्तर से, ऑन ओशन सरफेस, समुद्र जल स्तर से मानक वायुदाब, मानक वायुदाब 1013.27 मिलीबार। मानक वायुदाब 1013.27 मिलीबार, 1013.27 मिलीबार निर्धारित है, निर्धारित, निर्धारित है। 1013.27 मिलीबार निर्धारित है। अब इससे अधिक होगा तो आप उसे क्या बोलोगे? हाई प्रेशर, और उससे कम होगा तो क्या बोलोगे? लो प्रेशर। लिखो मानक वायुदाब से अधिक वायुदाब, मानक वायुदाब से अधिक वायुदाब, अधिक वायुदाब उच्च वायुदाब कहलाता है। उच्च वायुदाब कहलाता है। तथा मानक वायुदाब से कम वायुदाब, तथा मानक वायुदाब से कम वायुदाब, मानक वायुदाब से कम वायुदाब निम्न वायुदाब कहलाता है। निम्न वायुदाब कहलाता है। ओके, चलिए सेकेंड, दूसरा एरो बनाओ, नंबर 2, दूसरा एरो। अब बताओ भूमध्य रेखा पर उच्च वायुदाब होगा या निम्न वायुदाब होगा? भूमध्य रेखा पर निम्न,
किस कारण से होगा? सूर्य के अधिकतम सीधी किरणों से, राइट? ओके, सेकेंड एरो, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, नीचे लिखना है, हाँ ठीक, नंबर 2, भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान से, उच्च तापमान से, भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, तथा तथा 5 डिग्री उत्तर से, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, अक्षांश के मध्य निम्न वायुदाब, लो प्रेशर बेल्ट, निम्न वायुदाब पेटी विकसित होती हैं, लो प्रेशर बेल्ट, निम्न वायुदाब पेटी, लो प्रेशर बेल्ट विकसित होती हैं, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य लो प्रेशर बेल्ट विकसित होती हैं। कंप्लीट लाइन। तीसरा एरो, नंबर 3, 30 डिग्री उत्तर 30 तथा 30 डिग्री दक्षिण, तीसरा एरो बनाना, 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण पर अभिकेंद्री बल से, अभिकेंद्री बल इंग्लिश में क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल से, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल से वायु नीचे उतरती है, वायु नीचे उतरती है, डाउन वेलिंग होती है ना, वायु नीचे उतरती है, तथा हाई प्रेशर या लो प्रेशर? यस, उच्च वायुदाब पेटी विकसित होती है, तथा उच्च वायुदाब पेटी विकसित होती है। हाई प्रेशर बेल्ट, इसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे अपन आगे। उच्च वायुदाब पेटी विकसित होती है। ओके साहब, थर्ड, नंबर 4th, ओके साहब, नंबर 4th, पृथ्वी तेजी से अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूर्णन। उस घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? विक्षेपण बल। विक्षेपण को इंग्लिश में बोलेंगे डिफ्लेक्शन फोर्स। उस विक्षेपण बल को किसने निर्धारित किया था? कोरियालिस ने, इसलिए उसे कहेंगे कोरियालिस प्रभाव। ओके, लिखो रहे। नंबर 4th, डिफ्लेक्शन, विक्षेपण बल। ऑब्लिक कर देना, इसको कहते हैं परिभ्रमण प्रभाव, रोटेशन इफेक्ट। डिफ्लेक्शन फोर्स, हाँ, डिफ्लेक्शन फोर्स या रोटेशन इफेक्ट। विक्षेपण बल ऑब्लिक करो परिभ्रमण प्रभाव, डिफ्लेक्शन फोर्स ऑब्लिक करो रोटेशन इफेक्ट। ओके, देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है, रोटेशन मूवमेंट, घूर्णन गति करती है, जिससे विक्षेपण बल उत्पन्न होता है, जिससे विक्षेपण बल उत्पन्न होता है।
जिसे सर्वप्रथम कोरियलिस द्वारा निर्धारित किया गया। कोरियलिस क्वेश्चन में करना 1841 से 43 कोरियलिस द्वारा निर्धारित किया गया। जिधर आप चलेंगे उसके ठीक अपोजिट ईस्ट पे ही लगेगा। ओके, जिसे कोरियलिस द्वारा निर्धारित किया गया, इसलिए इसे कोरियलिस प्रभाव कहते हैं। इसलिए इसे कोरियलिस प्रभाव कहते हैं। इसलिए इसे कोरियलिस प्रभाव कहते हैं। ओके, नीचे लास्ट एरो बना के लिखना। कोरियलिस प्रभाव के आधार पर कोरियलिस प्रभाव के आधार पर कोरियलिस प्रभाव के आधार पर फेरल महोदय द्वारा फेरल लॉ ऑफ फेरल कहलाता है। लॉ ऑफ फेरल महोदय द्वारा नियम प्रतिपादन किया गया कि फेरल महोदय द्वारा नियम प्रतिपादन किया गया कि पवने उत्तरी गोलार्ध में नियम प्रतिपादन किया गया कि पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमेस्फीयर, पवन उत्तरी गोलार्ध में, जल्दी से बताओ दाएं या बाएं? दाएं, राइट हैंड पर दाएं, तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में बता दो बाएं मूर्ति हैं। दक्षिण गोलार्ध में बाएं मूर्ति हैं। उत्तरी गोलार्ध में दाएं तथा दक्षिण गोलार्ध में बाएं मूर्ति हैं। हम लोग कंप्लीट है क्या सभी लोग? ओके साहब, उत्तरी गोलार्ध में दाएं तथा दक्षिण गोलार्ध में बाएं मूर्ति हैं। चलिए, जो पवन 30 डिग्री से आती है उसका क्या नाम है? 30 डिग्री से भूमध्य रेखा की और जो पवन आती है उसका नाम क्या है? व्यापारिक पवन। व्यापारी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ट्रेड विंड। लास्ट एरो बनाओ, लिखो ट्रेड विंड। इंग्लिश में लिखना एक बार है ना, ट्रेड विंड, ऑब्लिक कर देना हिंदी में व्यापारिक पवने। बाकी डिटेल सेकेंड ग्रेड में बात करेंगे अपन। ट्रेड विंड या व्यापारिक पवने लिखो। यह पवन 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर से तथा 30 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री उत्तर से तथा 30 डिग्री दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ओके, उत्तरी गोलार्ध में दाएं मुड़ने के कारण, उत्तरी गोलार्ध में दाएं मुड़ने के कारण कैपिटल में क्या लिखें? जल्दी से बता दो, नेट या सेट? नेट। कैपिटल में लिखना सब लोग। दाएं मुड़ने के कारण नेट, NET। फुल फॉर्म बोलो, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। नेट शॉर्ट में लिख देना
उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, दाएं मुड़ने के कारण नेट, नेट की फुल फॉर्म उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, तथा तथा दक्षिण गोलार्ध में, तथा दक्षिण गोलार्ध में, किधर मुड़ोगे, दाएं या बाएं, बाएं मुड़ने के कारण, दक्षिण गोलार्ध में बाएं मुड़ने के कारण, जल्दी से बता दो, सेट, कैपिटल में SET, क्या फुल फॉर्म होगी, साउथ ईस्ट ट्रेड, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने कहलाती हैं, नेट तथा सेट कहलाती हैं। कंप्लीट हम लोग, ओके साहब, चलिए लास्ट बता दीजिए, फिर अपना काम कंप्लीट हो गया। क्या नेट और सेट भूमध्य रेखा पर टकराती हैं? क्या ITCZ विकसित होता है? यस, लिखो लास्ट, ITCZ, ITCZ। कोष्टक में इसकी फुल फॉर्म लिख लेना एक बार इंग्लिश में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर का मतलब ट्रॉपिकल के बीच में है, कर्क और मकर रेखा के बीच में, इसलिए ट्रॉपिकल के अंदर, तो इंटर ट्रॉपिकल हो गया। कन्वर्जेंस का मतलब होता है दो पवनों का टकराना, जोन दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऑब्लिक कर देना, अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। कितने डिग्री से कितने डिग्री? ओके, जल्दी से बता दो, लिखो, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, ये वाला 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण लिखा आपने, लिखो आप, यहां पर नेट तथा सेट पवने, यहां पर नेट, नेट कैपिटल में है ना, नेट तथा सेट पवने आकर टकराती हैं, आकर टकराती हैं, तथा वर्ष भर वर्षा करती हैं, तथा वर्ष भर वर्षा करती हैं। ओके, अब 2 मिनट इधर देखो एक बार, ठीक है? सभी लोग अपनी आत्मा को यहां रखना है ना, आपस में कान खराब मत करना, ठीक है? यहाँ सभी लोग के ना 5 मिनट जीवन पर्यंत के लिए रटना नहीं पड़ेगा आपको, मानसून किस दिशा में आएगा और मानसून किस दिशा में लौटेगा। खराब से प्रश्न हम गलती करते हैं। मानसून प्रत्यावर्तन के समय, शीत ऋतु के समय भारत में, राजस्थान में पवनों की दिशा क्या रहती है? मानसून आने के समय, बारिश के समय मानसून पवनों की दिशा क्या रहती है? भारत में अधिकतम कौन सा मानसून, राजस्थान में अधिकतम कौन सा मानसून वर्षा करता है, इसको समझना है। एक बार साहब छोड़ दो पेन, है ना, 2 मिनट यहाँ के, मैं ज्यादा नहीं 5 मिनट में समझा दूंगा। क्या 30 डिग्री उत्तर में हमारे पास हाई प्रेशर है? अभी लिखा आपने। क्या 30 डिग्री दक्षिण में भी हमारे पास हाई प्रेशर है? ओके, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में लो प्रेशर है, राइट? ओके, सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर से पवन चल रही है और ये पवन भारत से इस प्रकार से चल रही है। इस पवन ने अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण की, जहां पहुंची वहां पहुंचकर किससे टकराएगी सर? तो ये टकराएगी किससे? नेट से, ठीक है?
अभी ये यहाँ से चल रही है, यहाँ का मतलब राजस्थान का उत्तरी, राजस्थान कितने डिग्री पर, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में, यहाँ पर, यहाँ से कौन सी पवन चल रही, नेट कहाँ पर पहुंची, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। इसी दौरान दक्षिण में हिंद महासागर है क्या, इस दक्षिण हिंद महासागर से कौन सी पवन आ रही है, सेट, दाएं मुड़ेगी या बाएं, बाएं, और बाएं मुड़ी, और ये डायरेक्शन क्या था, तो साउथ ईस्ट ट्रेड। दोनों पवनें कहां पर आई, भूमध्य रेखा पर, और जैसे ही भूमध्य रेखा पर टकराई क्या विकसित हुआ था, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। भारत का अक्षांशीय विस्तार बता दो कितना डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट, दैट्स इंपॉर्टेंट। फेरल के नियम अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ेगी, दाएं या बाएं, दाएं, याद है आपको, ठीक है। अब यहां पर समझना, अब हम बात कर रहे हैं 21 मार्च के बाद, राइट, ओके। मार्च के बाद कंडीशंस मान लेते हैं हमारे पास, ये इक्वेटर 0 डिग्री, कितने मार्च, ओके 21 मार्च, यहां पर अपने पास कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तर, नॉर्थ। अब समझना चाहिए हमारे पास, काम कीजिए, अप्रैल मई जून, कितना जून, 21 जून, सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें कहाँ हैं, कर्क रेखा पर। अब बताओ जितनी ज्यादा सीधी किरणें होगी, वायु गर्म होगी या ठंडी होगी, गर्म, जितनी ज्यादा वायु गर्म होगी, गर्म होकर क्या करेगी, ऊपर उठेगी। अब वायु गर्म होकर यहां ऊपर उठ रही, केरल के इस तट पर वायु दाब हो गया 1010 मिलीबार। इससे भी ज्यादा वायु गर्म होकर यहां ऊपर उठ रही, वायु दाब हो गया 1005 मिलीबार। दक्षिण राजस्थान में वायु दाब चल रहा है 1000 मिलीबार, और मुल्तान में वायु दाब है 996 मिलीबार। अब बताओ क्या ये लो प्रेशर है, यहां से नेट पवन चल सकती है क्या, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि पूरा इलाका कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर। तो भारत से कौन सी पवन चलना बंद हो गई, नेट बंद। सर यहां तो चल रही है, यहां कब चल रही है, जब सूर्य कहां है, इक्वेटर पर है। अब सूर्य कहां है, उत्तर में। जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में गया, भारत में तेजी से गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, लो प्रेशर, भारत से क्षैतिजी रूप से नेट पवन चलना बंद। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ ITCZ भी उत्तर में खिसकेगी, यस सर। ये ITCZ भी अपने स्थान से कितना डिग्री उत्तर में खिसक सकती है, 5। तो अभी कितना से कितने हैं, 5 से 5, तो ये 5 डिग्री उत्तर में खिसकी, और इसकी लोकेशन चली गई 10 डिग्री उत्तर तक। सामान्य रूल्स कहता है कितने डिग्री खिसक सकती है, 5। तो 0 से 10 डिग्री उत्तर में कौन आ गई, ITCZ। क्या ITCZ इस केरल के तट पर आ चुकी है क्या, यस। अब भारत में किसका प्रवेश हो चुका है, ITCZ का प्रवेश हो गया। ये ITCZ तो भारत में और अंदर तक आ जाएगी, क्यों, क्योंकि पूरा भाग क्या है, लो प्रेशर। तो पूरे भारत में क्या बन गया, लो प्रेशर। भारत से नेट पवन चलना बंद, भारत में ITCZ का प्रवेश। क्या सेठ पवन चलेगी, यस सर, वो तो चलेगी चलेगी। जैसे ही सेठ पवन कहां पहुंची साहब, तो सेठ पवन दक्षिण हिंद महासागर से आ रही है, ओके साहब, क्या फुल फॉर्म में, साउथ ईस्ट ट्रेड, यहां चल रही है, ये यहां पर भी। अब बताओ मुझे भूमध्य रेखा से उत्तर में कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अगर मुझे चलना है तो मुझे किधर मुड़ना पड़ेगा, दाएं या बाएं। जैसे ही यहां पहुंचा, इसने कहा मुझे आगे जाना है, इसने कहा आपको राइट लेना पड़ेगा। जैसे ही राइट लेगा, ये पवन किधर मुड़ गई, दाएं। और जैसे ही दाएं मुड़ेगी, क्या आकर केरल के तट से टकराएगी, यस। जैसे ही केरल के तट से टकराएगी, तो मैं बीच में खड़े रहकर देखूं कि कहां से आ रही है। बॉटम कौन सी दिशा है, दक्षिण। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो ये पवन कहां से आ रही है, दक्षिण पश्चिम से। तो मैं इसे बोलूंगा दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कहूंगा इसे, दक्षिण पश्चिम मानसून। मैंने नहीं कहा है, ये किसने कहा है,
तो ये कहने वाले विद्वान यहां अभी सऊदी अरब है, पहले इसको कहा जाता था अरब प्रायद्वीप। क्या कहते थे इसको? अरब प्रायद्वीप। इनको पता था जैसे सूर्य की किरणें सिर के ऊपर होगी, एक पवन चलेगी अरब सागर से जो हमें कहां लेकर जाएगी? भारत। ये अपनी नाव इन पवनों में डालते और इन पवनों के सारे इनकी नाव कहां तक आ जाती? भारत में। जब तक बारिश होती तब तक इन समय में ये खूब सारे कॉफी लेकर, हीरे जवाहरात लेकर भारत से मसाले खरीदते रहते थे। जैसे बारिश समाप्त, वापस सूर्य कहां चला गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर सूर्य की सीधी किरणें वापस कहां हुई? भूमध्य रेखा पर। जैसे ही भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें हुई, ITC कहां चली गई? भूमध्य रेखा पर। भारत से कौन सी पवन चलना शुरू? नेट जैसे चलेगी, अपनी नाव डाली और नाव डालकर कहां चले गए? अपने देश। इनको इसने नाम दिया नॉर्थ ईस्ट का रखा उत्तरी पूर्व और नाम दे दिया मानसून। मानसून मूल शब्द था मौसिम। कौन सा शब्द था? मौसिम अभ्रंश होकर क्या बन गया? मानसून। ये कौन सी ऋतु के समय चलेगी? शीतकाल। ये कौन सी ऋतु के समय चलेगी? ग्रीष्मकाल। तो जैसे ये मानसून आएगा, क्या भारत में ये अरब सागर से आएगा? मैं नाम दूंगा अरब सागरी मानसून। कुछ पवनें बंगाल की खाड़ी से आएगी, मैं कहूंगा बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब 3 लाइन बोल रहा हूं, इस डायग्राम को देखना एक बार। लास्ट, मार्च माह के बाद सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें कर्क रेखा की ओर, संपूर्ण भारत में निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। दूसरी लाइन, ITCZ अपने स्थान से 5 डिग्री उत्तर में खिसकती है तथा इसकी स्थिति 0 से 10 डिग्री किंतु भारत में 20 डिग्री उत्तर तक हो जाती है। तीसरी लाइन, भारत से नेट पवन चलना बंद हो जाती है। चौथी लाइन, सेठ पवनी भूमध्य रेखा को पार करके फेरल के नियम अनुसार किधर मुड़ेगी? दाएं। जैसे दाएं मुड़ेगी, इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल के तट से टकराता है। भारत में वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। ठीक है, पहला रूल्स, दोनों डेली आएंगे, कहां मिलेंगे? यहां पर। दोनों कॉफी पिएंगे। ये किधर मुड़ेगा? दाएं। ये किधर मुड़ेगा? बाएं। ये आए ही नहीं। अच्छा दोस्त था, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 15 दिन नहीं आए, तो इसकी ड्यूटी बनेगी कि नहीं बनेगी? उसको पूछ के आऊं मैं। जैसे उसके घर जाएगा तो नियम किधर मुड़ने का है? दाएं मुड़ना पड़ेगा इसके घर की तरफ। जैसे गए दाएं मुड़े तो किधर टकराना पड़ गया? केरल के तट से। इसलिए भारत में मानसून हमेशा किससे टकराता है? केरल के तट से। प्रश्न बनता है सब सेकेंड ग्रेड में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो तमिलनाडु है, फिर मानसून केरल के तट से क्यों टकराता है? क्योंकि सेठ पवन किधर मुड़ती है? दाएं। तो इसका डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम होता है। तो मानसून दक्षिण से नहीं आता है, दक्षिण पश्चिम से आता है। और दक्षिण पश्चिम का राज्य कौन सा है? केरल। क्लियर? ओके साहब, खींच लो।